अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी वो पेरेंट हैं जो स्टेम सेल के ट्रीटमेंट को लेकर कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बेसिकली एक रिप्लाई वीडियो है जिसमें मुझसे पूछा गया था कि स्टेम सेल से रिलेटेड मैं अपना ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। तो मैंने बेहतर समझा कि आज ना आपके सामने स्टेम सेल थेरेपी की एक क्लियर कट पिक्चर जो है ना मैं आपको बता सकूं, ताकि चलें कि आप खुद अंदाजा लगा लें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली स्टेम सेल थेरेपी में ऑटिज्म के मेन कॉजेज को टारगेट किया जाता है, ऐसे टिकटॉक पे जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं। तो लेट मी क्लियर यू फर्स्ट कि कोई भी रिसर्च अभी ये नहीं बताती कि एग्जैक्ट कॉज या रीजन क्या है ऑटिज्म का। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं कि ऑटिज्म की वजह बनते हैं। मिसाल के तौर पर जेनेटिक फैक्टर्स हैं, पेरेंट की एज है, और प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आए वो फैक्टर कंसिडर किया जाता है। और थर्ड पे सिंपली कंसिडर किया जाता है कि इन बच्चों की ना ब्रेन की जो डेवलपमेंट है ना वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट हुई थी, जिसकी वजह से ऑटिज्म हुआ है। ठीक है, तो ये कह लें कि कोई एक सिंगल जो रीजन है या रूट है वो अभी नहीं पता। अब हम चलते हैं स्टेम सेल थेरेपी की तरफ। स्टेम सेल थेरेपी बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है, और मैं आपको बता दूं कि एक्सपेरिमेंटल थेरेपी होने का मकसद ये है कि अभी इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये 100% जो है ना वो चेंजेस लाएगी बच्चे में। ठीक है, यानी हो सकता है कि बच्चे में चेंज आ जाए और हो सकता है कि बच्चे में चेंज ना आए। तो इट्स अ ट्रायल बेस्ड थेरेपी। अब बेसिकली स्टेम सेल थेरेपी करती क्या है कि जी ना एक्चुअल में बच्चे के जो अगर ब्रेन में कोई इन्फ्लामेशन है उसको दूर करती है। सेकंड, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है बच्चे के, जो अल्टीमेटली ब्रेन की डेवलपमेंट को बेहतर करता है। थर्ड पे ना ये ब्रेन के कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, जो अल्टीमेटली कह लें कि कम्युनिकेशन की जो डोमेन है उसको बेहतर करते हैं। अब ना हम इसके साइड इफेक्ट्स पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि शॉर्ट टर्म वे में अगर आप स्टेम सेल थेरेपी करवा रहे हैं तो आप देखेंगे बच्चे में फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, या अगर कोई बच्चा नॉन अग्रेसिव था तो आप उसमें थोड़ी सी हाइपर एक्टिविटी या अग्रेसिवनेस भी देखेंगे। ठीक है, और लॉन्ग टर्म वे में जो इसके इफेक्ट्स हैं कि अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में या फिर डिसकंटिन्यू कर देते हैं एकदम से, तो अभी कोई रिसर्च नहीं है जो कहती है कि इसके प्रूवन साइड इफेक्ट्स हमें नहीं पता। कि क्योंकि हम बाहर से सेल्स को बच्चे में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि फ्यूचर में कैसे जो है बच्चे रिएक्ट करेंगे। और सेकंड, जिसकी वजह से ये एक नॉन गारंटीड ट्रीटमेंट है, यानी 100% नहीं गारंटी कि बच्चे में चेंज आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से FDA यानी US की जो फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इसको अप्रूव नहीं किया, और इस वजह से इंडिया की जो अथॉरिटी है उसने भी स्टेम सेल थेरेपी को बैन ट्रीटमेंट कंसिडर कर दिया है। ठीक है, थर्ड पे इसकी क्योंकि ये एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है। आप देखते हैं पाकिस्तान में भी लेज़र के जो सेशंस हैं वो तकरीबन 40 से लाख तक होते हैं। उसके बाद आप जब लेज़र ट्रीटमेंट से कोई इफेक्ट नहीं देखते तो वो आपको सजेस्ट करते हैं आप PRP की तरफ आए, फिर सजेस्ट करते हैं कि आप लास्ट ट्रीटमेंट जो है वो प्लेसेंटा वाला है कि उसके सेल्स बच्चे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ना पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ना जो बंदा अधेड़ उम्र का हो या फिर मेडिसिन रिकमेंड करता हो तो पेरेंट्स उस पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो मैं ये बस आपको सजेस्ट करूंगी कि किसी भी बंदे को अपने बच्चे पे खुदाया एक्सपेरिमेंट ना करने दें। आप खुद रिसर्च करें कि उसका क्या ट्रीटमेंट का जो है ना अफेक्ट होगा, या फिर किसी अथेंटिक प्रोफेशनल से गाइडेंस ज़रूर लें। ठीक है।